नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर इसी को ही पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथियां और ग्रंथियों के प्रकार भी देख लिए हैं, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड भी देख लिया है। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने सिर में देखा था 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरा होता है पीनियल ग्लैंड। ये पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड एक ही जैसा लगता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। पीनियल ग्लैंड यह क्या होता है कि यह स्लीपिंग के लिए हेल्प करता है, मतलब यह बायोलॉजिकल क्लॉक का नियमन करता है। और हम देखते हैं कि इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है या फिर इसी को ही पीयूष ग्रंथि बोला जाता है, यह क्या करता है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये हेड होता है। मतलब क्या होता है, इसी के आदेश पर ही दूसरे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वे कार्य करती हैं कि इसमें कौन से हार्मोन के लिए अधिक हार्मोन का सिक्रेशन करना, कौन सा हार्मोन का उसको कम करना लेवल। मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हार्मोन है उसको क्या करता है, मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। मतलब कोई हार्मोन अधिक स्राव हो रहा है उसको कम करने का, और जो कम हो रहा है उसको अधिक करने का कार्य कौन करता है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, या फिर इसी को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। यही कार्य करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। लेकिन आजकल की जो ये पीयूष ग्रंथि होता है, यह पीयूष ग्रंथि को और एक ग्लैंड होता है जो हाइपोथैलेमस होता है, वह इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए कई साइंटिस्ट उसको भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसलिए आप लोग एग्जाम में ध्यान रखे रहिएगा कि यदि मास्टर ग्लैंड में यदि पीयूष ग्रंथि देता है तब तो ठीक है, यदि नहीं देता है और हाइपोथैलेमस रहता है तो हाइपोथैलेमस को भी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि जो मास्टर ग्लैंड कौन है, यहाँ हम देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि को भी एक दूसरा ग्रंथि होता है जो हाइपोथैलेमस होता है। यह क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को भी मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए दोनों में आप लोग स्वविवेक के अनुसार ऑप्शन में आप लोग टिक मार करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि में हम लोग देखते हैं कि जो ये हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे में यह पाया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होता है वह 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। या फिर इसमें देखते हैं कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि होता है और इसमें अग्र पीयूष ग्रंथि होता है। तो पश्च पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वो कौन कौन सा होता है, ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा देखते हैं वैसोप्रेसिन। इन दोनों हार्मोन का इसके द्वारा स्राव होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये हाइपोथैलेमस होता है वह पश्च पीयूष ग्रंथि में यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा इसमें जुड़ा हुआ रहता है, और इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो मेन रूप से इसमें देखा जाता है जो पश्च पीयूष ग्रंथि होता है उसको कंट्रोल करता है, सबसे अधिक इसी को ही कंट्रोल करता है। कौन, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को सबसे अधिक कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके जो पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन 2 हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन में हम लोग देखते हैं यह महिलाओं के स्मूथ मसल्स होता है उसको क्या करने का कार्य करता है, ये संकुचन करने का कार्य करता है। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो दूध का स्राव भी इसी के द्वारा किया जाता है। जो दूध स्तन में होता है उसको निकालने का कार्य कौन करता है, यही ऑक्सीटोसिन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का जब प्रेगनेंसी के बाद में प्रसव होता है या फिर क्या होता है डिलीवरी के समय, इसमें क्या होता है, जो पेशियां होती हैं उनको संकुचन करने का भी कार्य करता है। संकुचन करता है जिससे कि बच्चा आगे निकले, मतलब वह वजाइना के थ्रू शरीर से बाहर निकले। ये कार्य कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग कि इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा होने के बाद में माताओं के द्वारा जो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का रिलीज होता है, उसके बाद में जो बच्चा होता है और माँ होता है उन दोनों के बीच में प्यार करने का कार्य यही ऑक्सीटोसिन ही करता है। इसीलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखे रहिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लव हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यह बॉन्डिंग हार्मोन है, मतलब मम्मी और जो बच्चा है उसके बीच में बॉन्ड करने का भी कार्य कौन करता है, यही ऑक्सीटोसिन ही करता है। यही इसी के द्वारा ही क्या होता है, माँ और बच्चे के बीच में संबंध बना रहता है। यदि ऑक्सीटोसिन ना निकले तो फिर
बच्चा को भी मम्मी क्या प्यार नहीं करेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है ऑक्सीटॉसिन मम्मी को बच्चे से प्यार करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेसोप्रोसिन हार्मोन, या फिर इसी को ही ADH हार्मोन कहा जाते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ADH हार्मोन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वेसोप्रोसिन हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो किडनी होता है, किडनी कई मिलियंस नेफ्रॉनों से मिलकर बना होता है, और इसी नेफ्रॉन में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से ये संरचना होता है नेफ्रॉन का। इस प्रकार से हम देखते हैं लगभग किसी प्रकार का ही क्या होता है, नेफ्रॉन की संरचना होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्लड का छनने के बाद में यूरिन इसी डक्ट के थ्रू आता है। तो जो इसमें जो दूर वाला होता है, ये क्या होता है, दूर वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको कहा जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको हेनले का लूप कहा जाता है। मैंने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाते समय इसको अच्छी तरह से इस चित्र को मैंने डिफाइन किया है, तो शायद अभी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ को हेनले का लूप कहा जाता है, और इस जो ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को क्या कहा जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और इसी के द्वारा ही क्या होता है, जब इस हार्मोन का स्राव होता है तो इसमें से अत्यधिक जो जल होता है उसको सोखने का कार्य करता है, फिर से उसको रीअब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, यही वेसोप्रोसिन हार्मोन करता है। और इसी के द्वारा ही क्या होता है, जो जल अत्यधिक जल होता है या फिर आयनों का क्या होता है, इसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, शरीर के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इसलिए आप लोग जब देखे होंगे फास्ट के समय जब हम लोग को पानी प्यासता है, तो यदि हम लोग पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, शरीर जान जाता है कि हम लोग को अभी पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, वेसोप्रोसिन हार्मोन का स्राव करता है, और वो क्या करता है, जो अत्यधिक या फिर जो बना हुआ जो यूरिन होता है उसी से ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर। तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि हम लोग के शरीर में पानी की आपूर्ति हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इससे जल का ह्रास को कम करता है, इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ दो प्रकार से अराइज हो सकते हैं। एक देखते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वेसोप्रोसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेफ्रॉन में जल का अवशोषण किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, तो वेसोप्रेसिन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन को देखा है। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, इसके अग्र भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। यह क्या होता है, मनुष्य के इसके ग्रोथ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, या फिर उसको वृद्धि करने का या फिर उसको कम करने का कार्य क्या होता है, इसी सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के द्वारा होता है। मतलब सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है, यह ग्रोथ हार्मोन है। इसकी अधिकता से हम लोग देखते हैं, इसकी अधिकता से क्या होता है, भीम का या फिर जाइजेंटिज्म कहते हैं। आगे देखते हैं कि ये सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन की यदि कम स्राव हो तो इसमें क्या होगा, कम स्राव से बौनापन हो सकता है। मतलब मनुष्य जो बौने होते हैं वो किस हार्मोन की कमी से होता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन की कमी से होता है। हालांकि आजकल इसके लिए कृत्रिम रूप से हार्मोन मिल जाता है, लेकिन क्या होता है इससे कि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। कि जैसे यदि वृद्धि करने के लिए हम लोग खा रहे हैं तो कोई एक टांग ही बड़ा हो जाता है या फिर दोनों टांग में बड़े लंबे लंबे टाइप का हो जाता है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि इसको ना खाएँ। आगे देखते हैं हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह स्तन तथा दूध के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रदान करता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह इसमें हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन मतलब प्रोड्यूस करता है, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। और पिछला अभी हम लोग देखे थे कि जो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन क्या करता है, वह दूध को स्तन से बाहर निकालने का कार्य ऑक्सीटॉसिन करता है, लेकिन निर्माण करने का कार्य कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह क्या होता है कि यह T3 व T4 हार्मोन का इसमें सिक्रेशन किया जाता है, किसमें, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। इसको अभी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, यहाँ से एड्रीनो, उसके बाद कार्टिको,
उसके बाद में ट्रॉपिक, मतलब यहाँ से ए लिया जाता है, यहाँ से सी, यहाँ से टी और यहाँ से एच, तो ये क्या हो जाएगा ए सी टी एच। तो इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, ए सी टी एच हार्मोन भी कहा जाता है। ए सी टी एच हार्मोन का इसका फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस इतना जान लेते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होता है उसके अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होता है उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। उसके बाद में फिर इन सभी हार्मोन्स को इसको डिटेल में भी अभी देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन से इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। एक देखते हैं हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसको LH हार्मोन भी कहते हैं। इसके द्वारा देखते हैं कि महिला में और पुरुष में इसमें अलग अलग दो प्रकार के इसमें हार्मोन स्रावित होता है। तो पुरुष में कौन सा हार्मोन का स्रावण करता है, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्राव करता है, और जो महिलाओं होता है महिलाओं में किसका, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन का हार्मोन का स्राव करता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह पुरुषों में शुक्राणु के लिए और महिलाओं में अंडाणु के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। और क्या करता है, यह प्रेगनेंसी के समय सबसे अधिक इसका स्राव होता है, इसलिए जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनके त्वचा में काला काला इसमें धब्बा बन जाता है, इसी के कारण ही होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। इसमें देखिए हम लोगों ने सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। यह अधिक स्राव होता है तो क्या होता है, इसके भीम काय होता है, और कम स्राव होता है तो बौनापन हो जाता है। और देखिए हम लोग के कि इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह क्या करता है, स्तन और दूध के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें T3 व T4 हार्मोन देखे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से T3 और T4 हार्मोन का स्राव होता है। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को ATH हार्मोन भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ये इसमें दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन भी कहता है। इसमें जो पुरुष होते हैं उनमें एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, और जो महिलाएं होती हैं इसमें प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। और इसमें हम लोगों को देखा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है पुरुष में क्या करता है, शुक्राणु का विकास करता है, और जो महिलाएं होती है उसमें अंडाणु का विकास करता है। आगे हम लोग देखें मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें त्वचा का रंग को निर्धारित करता है इसी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। और इसमें देखें जो प्रेगनेंसी के समय इसके द्वारा अत्यधिक स्राव होता है, जिसके कारण महिलाओं में त्वचा में काला धब्बा पड़ जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।